नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर अजय कुमार। आप भिवानी हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं। हम आज हैं हम भाई अमरजीत ईश्वरवाल के फार्म पे। पहले भी हमने वीडियो अमरजीत भाई के डाले हैं। अमरजीत भाई ने 1.25 साल का ये बाग है और इसमें हम देख सकते हैं पौधों की हाइट लगभग 8.5 से 9 फुट तक हाइट गई हुई है। जो लोग मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करते हैं, पौधों में ग्रोथ कम आती है, प्रोडक्शन कम आता है, जो यूरिया डीएपी और मार्केट के प्रोडक्ट ला के डालते हैं, ग्रोथ प्रमोटर ला के डालते हैं, उन पौधों में ग्रोथ ज़्यादा आती है, ऑर्गेनिक करने से कम आती है। लेकिन अगर हम 1.25 साल का प्लांट देखें तो और भी हमारे बहुत सारे साथियों ने बाग लगा रखे हैं, उनसे कंपेयर करें तो उनका तो 4.5-5 फुट पे ही रह चुके हैं पौधे। और अमरजीत भाई से जानते हैं कि कैसे इनका पौधा 8 से 9 फुट का है। अमरजीत भाई बताएं जरा। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम शुरू से इनमें जैविक तरीके से ही मतलब खाद वगैरह देते आ रहे हैं, जिसमें हम गोबर गैस की स्लरी देते हैं, गोकृप्यामृतम देते हैं, डीकम्पोजर भी दिया है, साथ में हमने इनमें मल्चिंग की है। निराई गुड़ाई एक बार भी नहीं की। मेरे हिसाब से तो सभी किसान मानते हैं कि निराई गुड़ाई ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि निराई गुड़ाई करने से पौधे की ग्रोथ रुकती है। मेरे को ये लगता है कि जो निराई गुड़ाई करेंगे तो इनकी सूक्ष्म जड़ें कटती रहती हैं। उसके उपाय के लिए हमने इनमें मल्चिंग कर रखी है, ताकि हमारे जो बैक्टीरिया हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो 24 घंटा हमारे लिए इनमें निराई गुड़ाई का ही काम करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगा जी मेरे को इस चीज़ का भी। तो अमरजीत भाई, ग्रोथ वाली बात को अगर देखें हम, और फार्मों का क्या कारण है कि 4-5 फुट का पौधा मिलता है 1.25 साल 1.5 साल का, और अपना पौधा 8 से 9 फुट का गया है? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न सिर्फ ऑर्गेनिक है जी। मेरे एक साथी ने भी लगा रखा है, एक ही दिन का सेम बाग है, वो भी उसी दिन का है, लेकिन वो अपने से आधा भी नहीं है। आज यूरिया डीएपी सब कुछ डालते हैं, लेकिन अपने बराबर नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई जैविक तरीके से वो नहीं कर रहे थे, इसलिए उनका कमज़ोर रह गया। आपका एक बार थोड़ा सा हमारे किसान साथियों को डाइट प्लान बताइए कि आप फार्म में कैसे कैसे क्या क्या डालते हैं। आपने मान लो आज एक खाद डाली, उसकी कितनी मात्रा डाल दी, उसके कितने दिन बाद उसको रिपीट करते हैं या दूसरी खाद डालते हैं? थोड़ा सा उस चीज़ पे प्रकाश डालिए, क्योंकि फार्मर के फ़ोन आते हैं जी, वीडियो तो डाल दिया आपने, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि इसमें डाइट कितनी और किस किस चीज़ की दे रखी है आपने। हाँ, मैं शुरू से बता देता हूँ। जब से लगाया हमने, पहले तो हमने इसमें जहाँ जहाँ पौधा लगाया वहाँ पे 3 फुट गहरा खड्डा खोदा जी। ओके। उस गड्ढे के अंदर हमने 3-3 तासली गोबर की डाली। अच्छा। पौधा लगाने से पहले 4 एकड़ में हम 4000 लीटर डिकम्पोजर चला चुके थे, ताकि वो गल के वहाँ पे बैक्टीरिया तैयार हो जाए आगे के लिए, पौधे के लिए। उसके बाद हमने गोबर गैस प्लांट लगवाया घर पे। 4 पशु रखते हैं हम, चारों पशुओं का गोबर जितना डालते हैं उतना ही दूसरे दिन उसमें से निकलता है। वो गोबर हम डेली का डेली खेत में लेके आते हैं। अच्छा। वो सैलरी के रूप में, तो जितने भी पौधों में डलता है 100-150 लीटर डिकम्पोजर वो सैलरी होती है, उसमें 50-60 लीटर हम डिकम्पोजर मिला लेते हैं, तो 150 के आसपास हो जाता है। तो वो 1-1 लीटर डाल देते हैं जितने भी पौधों में डले, वो उससे अगले दिन उससे अगले में डाल देते हैं लाइन में। वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है, वो अपने दूसरे साथियों से ले लें। और जिन किसान साथियों के घर पे बायोगैस प्लांट है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। जिनके पास नहीं है वो अपने आसपास के क्षेत्र में किसी भी गौशाला या किसी भी किसान साथी से कांटेक्ट करके उसकी स्लरी का प्रबंध कर ले। और अगर आप उस स्लरी लाने में कामयाब हो पाते हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर के थ्रू उसकी मदद से उसको दोबारा डिकम्पोज करके 1 हफ्ता तक आपको ड्रम में रखना है। मान लो एक ड्रम में, जैसा अमरजीत भाई बता रहे हैं, 200 लीटर का आपका प्लास्टिक का ड्रम है, उसके अंदर आपने 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर भर दिया है, उसमें 150 लीटर स्लरी भर दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, तो उसके बैक्टीरिया अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वो खाद भी बहुत अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो जाएगी। उसके बाद इसको फील्ड पे लेके आओ। और जैसा अमरजीत भाई ने बताया कि इन्होंने 3-3 तसली एक-एक गड्ढे के अंदर डाला है पहले, तो किसान साथी इस बात पर ध्यान दें, आपको कच्चा गोबर ज़मीन में नहीं लेके आना है। कच्चा गोबर अगर आप ज़मीन में लेके आओगे तो उससे फंगस की शिकायत बढ़ जाएगी, दीमक की शिकायत बढ़ जाएगी, आपके फील्ड पे समस्याएं बढ़ जाएंगी, आपका प्लांट मरने लग जाएगा, सूखने लग जाएगा। और जब प्लांट सूखेगा, आप उसको जब खोद के देखोगे तो वहाँ आपको दीमक दिखाई देगी। वो दीमक फंगस को खाने के लिए आएगी। जिंदा पौधे को दीमक कभी नहीं खाती है। आपका प्लांट फंगस के कारण जाएगा, फंगस से वो पौधा मर जाएगा और उस फंगस को खाने के लिए दीमक आएगी, और हम सोचते हैं कि दीमक ने इस प्लांट को हर्ट किया है और इस प्लांट को खा लिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखें, दीमक हमारी शत्रु नहीं है, हमारा मित्र कीट है। और जो गोबर है वो कभी भी फील्ड पे कच्चा नहीं आना चाहिए, गोबर को हमेशा डिकम्पोज करके ही डालना है। और अगर डिकम्पोज आप नहीं कर पा रहे हैं तो जितना भी आपको गोबर मिला हुआ है उसको पहले अलग से क्षेत्र में रख के, खेत में किसी भी कोने में उसका बेड बना के, 2 फुट से ऊपर हाइट नहीं हो, उस पर प्रॉपर तरीके से डिकम्पोजर को डालें, 1-1, 1.5 फुट पे गड्ढे बना के किसी भी लकड़ी से, और उसको 45 दिन तक वेस्ट डिकम्पोजर का ट्रीटमेंट देके चलें। उसको खाद को तैयार करें, उसके बाद ही फील्ड में लेके आए। आपकी सबसे बड़ी समस्या यहीं पे आएगी, क्योंकि नॉर्मल जो क्रॉप होती है उनमें दिक्कत नहीं आती, जो प्लांट लंबा चलना होता है उसमें फंगस की शिकायत ज़्यादा आती है। और उसमें जब शिकायत आती है, आपने 1 साल 1.5 साल प्लांट पे मेहनत की और फिर अगर आपका प्लांट मरता है तो ये चिंता का विषय बढ़ जाता है और फार्मर यहीं पे आके डिमोरलाइज हो जाता है। ऐसा नहीं होता। अमरजीत भाई के फार्म पे
एक भी प्लांट ऐसा, अमरजीत भाई कोई आपका प्लांट हर्ट हुआ है, कोई पौधा मरा है, शिकायत आई है? में तो एक बार दिक्कत आई थी, शुरू में लगाया तो शुरुआती तौर पे तो जब हाँ, लगाते हैं तब गलतियां भी हो जाती हैं, दिक्कत भी आ जाती है, तो जमीन को तैयार होने में टाइम लगता है। लेकिन आपके इतने हेल्थी प्लांट हैं, अगर इस स्टेज पे किसी फार्मर के आगे प्लांट मरने लग जाए तो उनके लिए चिंता की बात हाँ, है। इतना बड़ा प्लांट मरेगा तो देखो दिक्कत तो होती है। इस चीज़ में तो सावधानी रखने वाली बात है, वो मेन बात यही है, कच्चा गोबर ज़मीन पे नहीं आने देना है, उसको बढ़िया तरीके से खाद को डिकम्पोज करके उसके बाद फील्ड पे लेके आना है। अब इसके बाद मान लो हमने वेस्ट डिकम्पोजर और बायोगैस प्लांट की स्लरी इनके अंदर डाल रखी है, 15 दिन में एक बार डाल दिया, 15 से 20 दिन में हमने दोबारा रिपीट कर दिया। इसमें आप पेस्टिसाइड के तौर पे क्या यूज़ करते हो, फंगीसाइड के तौर पे क्या, जिस तरह हम खट्टी लस्सी का स्प्रे भी बताते हैं, हम नीम, आक, धतूरा, भांग, कनेर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, इन सब का भी उबाल के स्प्रे बताते हैं, उन चीज़ों का भी प्रयोग किया आपने फार्म पे? वो हमने बना के रख रखा है 50 लीटर, ताकि कभी समस्या आएगी तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन किया नहीं अभी तक। हाँ, लेकिन खट्टी लस्सी का करते हैं, तो घर पे जितनी भी लस्सी बच जाती है उसको एक ड्रम में भरते रहते हैं। जब वो 200 लीटर का ड्रम भर जाता है तो उसको हम ड्रिप से ज़मीन में भी चला देते हैं, और कुछ 20 लीटर में 1 लीटर मिला के स्प्रे भी कर देते हैं। तो साथियों, इन चीज़ों को थोड़ा सा प्लानिंग करके समझ के और काम करने की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि भी बहुत बड़ा चैलेंज हो। जो किसान खेती कर रहा है वो हमारा पारंपरिक काम है और हम हमेशा से करते हैं, हमारे पिताजी भी किया है, दादाजी ने भी किया, सभी ने किया है। इस चीज़ को थोड़ा सा मैनेजमेंट को आपको देख के चलना है। आपके पास जिस टाइम पे ज़रूरत होती है ना, उस टाइम के लिए चीज़ें तैयार होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, फंगीसाइड की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बोलते हैं जी हमारे पास लस्सी तो तैयार ही नहीं है। आपको हमेशा 1 महीना पुरानी लस्सी आपके फील्ड पे होनी चाहिए। अगर वो 2 महीने पुरानी है, 3 महीने या 6 महीने पुरानी है तो बढ़िया है, लेकिन ताज़ा लस्सी फंगीसाइड का काम नहीं कर पाएगी। तो आप एक ड्रम में लस्सी डाल के, उसमें तांबा डाल के एक तैयार रखें, ताकि जब भी आपको फील्ड पे दिक्कत आए, बीमारी की शिकायत महसूस हो, तो आप उसका प्रयोग कर पाएँ। और जो पेस्टिसाइड वाला वीडियो है हमने पहले भी डाल रखा है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको भी उबाल के तैयार रखें, वो कभी एक्सपायर नहीं होता है। तो जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो उस चीज़ का आप प्रयोग कर पाएँ। तो इस फील्ड को देख के हम आपको एक कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे। जिस दिन ये प्लांट लगे हैं उसी टाइम पे अमरजीत भाई के एक साथी हैं किसान, उन्होंने प्लांट लगा रखे हैं, उनकी ग्रोथ के बारे में भी आपको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। उसको देख के आप कंपेयर करें कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग और रासायनिक फार्मिंग में क्या फ़र्क है, रासायनिक फार्मिंग में कितनी ग्रोथ आई है, कितना उन्होंने एक्सपेंस किया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या तो ग्रोथ है वो आपको दिखाई दे रही है। और नॉर्मली 4 साढ़े 4 फुट का ही पौधा रहता है जी, 1.25 साल का, और यहाँ पे देख रहे हैं कोई 6 फुट का है, कोई 8 फुट का है, कोई 9 फुट का है। तो ये जो ग्रोथ है ऑर्गेनिक के कारण संभव हो पाई है। और अमरजीत भाई, आपको कोई मार्केट से लेके आना पड़ता है कुछ खर्चे वाली अगर बात करें, किसान भाइयों को थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालें कि ऑर्गेनिक खेती का मतलब ये नहीं है बाजार में गए और शीशियाँ ले आए कंपनियों की ये ऑर्गेनिक है। आप घर पे सारी चीज़ें तैयार करें और उनका प्रयोग करें। आप अपने पैसों को बचाएं, पैसा व्यर्थ में वेस्ट नहीं करना है। आप एफर्ट करें अपने फील्ड पे, अपने घर के वेस्ट को बेस्ट तरीके से मैनेज करके। बताएं अमरजीत भाई, बाहर से क्या क्या लाना पड़ता है बाहर आपको? से हम सिर्फ गुड़ लेके आते हैं जी, वो भी जो ये तम्बाकू बनाते हैं ना, जो सस्ता गुड़ होता है 15 रुपये किलो वाला, वो गुड़ इकट्ठा ही 50-60 किलो ले आते हैं और कुछ नहीं खरीदते। तो अमरजीत भाई, अभी इतने हेल्थी प्लांट हैं अपने, इनमें कुछ प्रोडक्शन भी आया है आपका? हाँ आया जी, इसमें पीछे गर्मी वाले फल आया था, खूब अच्छा फल आया था, लेकिन हमने प्रति पौधे पर किसी पे 10 अमरूद रखे, किसी पर 15 रखे, बाकी हमने तोड़ दिए थे। हमने सुना था कि 1 साल तक प्रोडक्शन नहीं लेनी चाहिए, लेकिन सारे हमसे तोड़े भी नहीं गए। तो हमने 10-15 अमरूद प्रति पौधे रखे, तो हमने खूब खाए हैं, रिश्तेदारों में भेजे हैं, कुछ बेचा भी है, थोड़ा बहुत बच गया था। हाँ, अगली साल इसमें बहुत अच्छा फल आने की उम्मीद है। अभी इस पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी आ रही है सर्दियों वाली, लेकिन अगली गर्मी वाली इस पर जो भी जितना भी फल आएगा हम सारा रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं अब की बार। तो साथियों, बाहर से लाने के लिए हमने बहुत सारे वीडियो पहले भी डाल रखे हैं। किसान को सिर्फ गुड़ लेके आना होता है, क्योंकि गुड़ घर पे नहीं बनता है, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपके घर पे मैनेज हो जाती हैं। उन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखें, समझें और उसको तैयार करें और फार्मिंग करें। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे से कॉन्टैक्ट करें, हम आपकी उस समस्या का समाधान आपको बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।